वेलकम स्टूडेंट, अनदर लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर, लेक्चर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के विभिन्न गुणों की बात कर ली थी। उनके एटॉमिक साइज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, आयनन विभव क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, ये हमने बात कर ली थी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उनके संकुल निर्माण की क्षमता, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। हम अभी अगला यूनिट जो पढ़ेंगे, हमारी जो थर्ड यूनिट है बीएससी में सेकंड ईयर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजकों को जो आप देखते हैं, उपसंयोजकों को आप जब देखते हैं तो उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, जो मेटल होती है, वो डी ब्लॉक की होती है ज्यादातर। इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण का गुण कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। तो आपसे बीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में, संक्रमण तत्वों में संकुल निर्माण की क्षमता को समझाइए, कारण सही समझाइए, कौन कौन से संकुल बनते हैं और उनका कारण बताइए क्यों बनते हैं। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, संकुल निर्माण की क्षमता, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अगर अंग्रेजी में बात करें, संकुल निर्माण की क्षमता। हम जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड जो हमारी, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन यौगिक, लेक्चर नंबर 4 है ये, ठीक है। थर्ड आपने देखे होंगे, 3 लेक्चर, मुझे उम्मीद है पूरा लेक्चर देखा करो, दिखाया करो जो भी लोग जानकार हैं। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब क्या है, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन यौगिक क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स संकुल क्या होते हैं, एक मेटल होती है कोई भी, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, फिर आगे हम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बात करेंगे। मेटल के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होता है, कौन सी ऑर्बिटल होता है, अगर डी ब्लॉक का है तो डी ऑर्बिटल, ठीक है। लिगेंड एक स्पीसीज होती है जिसके पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो कोऑर्डिनेशन बंध के द्वारा, उपसंयोजक बंध के द्वारा मेटल के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, दान, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब ये जो गुण है ये डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ ज्यादा ही पाया जाता है, संकुल निर्माण का गुण। तो ये क्यों पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, छोटी सी हिंट आपको दे देनी है, या आप बता देना कौन कौन से। जैसे मैं बात करूं, चाहे आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं, हम कोऑर्डिनेशन में कंपाउंडों की बात करें, K4FeCN6, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोला जाता है। या मैं बात करूं K3FeCN6, या मैं और कॉम्प्लेक्स की बात करूं AgNH3 का H2OH+। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है ऑप्शन जो हम बना सकते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो ये मुझे पता है ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण की क्षमता या ऑब्सेशन यौगिक बनाने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका रीजन क्या क्या है, आपको रीजन पूछेगा, आपको कॉम्प्लेक्स बता देने हैं, थोड़ा सा ये बता देना है कि कोऑर्डिनेशन यौगिक क्या होते हैं, कि मेटल के खाली कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का क्या, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, दान कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, उपसंयोजक बंध बनता है, और उस पूरे जो स्ट्रक्चर बनती है, जो फिनोमेना बनता है, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में, संक्रमण तत्वों में कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखो आप लोग खुद सोचो क्यों पाई जाती है। अब तक तो हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, यूनिट थर्ड में हम और अच्छे से बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कैसे बनते हैं, क्या अंतर है, किसको किसको योगात्मक यौगिक बोले, किसको कोऑर्डिनेशन बोले। देखो संकुल निर्माण का गुण क्यों पाया जाता है, मैंने डी ब्लॉक के तत्वों को देखा, मुझे पता है कि एक तो डी ब्लॉक के तत्वों पर आवेश घनत्व कैसा था, उच्च। आप इसे एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं रीजन बताता हूं, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, मैं नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें रीजन एग्जांपल सहित लिख रहे हैं। नंबर 1 क्या रीजन है, देखो डी ब्लॉक के तत्वों पर जो आवेश घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, हाई चार्ज, उच्च आवेश घनत्व, उच्च आवेश घनत्व। इसका क्या मतलब है, पहला रीजन तो ये है। इसका मतलब ये है कि मुझे पता है उच्च, जैसे मैंने बोला था Mn+7 तक ऑक्सीजन अवस्था शो करता है, क्रोमियम करता है +6 तक, आयरन +2 +3। इसका मतलब उच्च आवेश का मतलब धनात्मक आवेश कैसा है, बहुत ज्यादा है। और जब धनात्मक आवेश अगर डी ब्लॉक के तत्वों पर ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन यौगिक बनने के लिए एक तो धातु होती है और लिगेंड होते हैं, ठीक है, और उनको आवेश को संतुलित करने के लिए आगे आयन लगा देते हैं और पीछे आयन लगा देते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को संतुलित करने के लिए। तो पहला जो रीजन है वो ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों में, संक्रमण तत्वों में उच्च आवेश घनत्व होता है कि नहीं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ज्यादा होती है। तो धनात्मक आवेश कैसा होता है, ज्यादा। धनात्मक आवेश ज्यादा होता है तो लिगेंड इनकी ओर कैसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि लिगेंड वो स्पीसीज होती है
उपसेचन यौगिकों में वो स्पीसीज होती है लिगेंड जिसके पास का चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो, लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो वो ज्यादा आकर्षित होगी, जब ज्यादा आकर्षित होगी तो उपसेचन यौगिक बनने की संभावना भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उपसेचन यौगिक क्या है, मेटल लिगेंड के बनने से जो स्ट्रक्चर बन रही है, जो फिनोमेना बन रहा है, वही क्या है, उपसेचन यौगिक क्या है, संकुल यौगिक है। तो इन पर उच्च आवेश घनत्व होता है, मुझे पता है कि +7 तक ऑक्सीकरण अंक आ जाता है, जैसे मैग्नीज पे आ जाता है, +6 आ जाता है, +5 आ जाता है। इसका उच्च आवेश घनत्व होने की वजह से, हम पहला रीजन क्या लिखेंगे कि उच्च आवेश घनत्व होने की वजह से इनमें जो लिगेंडों को आकर्षित करने की क्षमता कैसी होती है, ज्यादा, इसीलिए क्या करते हैं, उपसेचन यौगिकों का निर्माण आसानी के साथ कर लेते हैं। जैसे मैं सेकंड रीजन बताता, देखो अगर मैं सेकंड रीजन बताता तो मैं क्या बताता, रीजन नंबर सेकंड, कि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध होता है। वेकेंट का मतलब होता है रिक्त डी कक्षक, होते कि नहीं होते, जब ऑक्सीकरण अवस्था ये उच्च शो कर रहे होते हैं तो इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं। और अगर रिक्त डी कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक होंगे तो मुझे पता है, जैसे मैं 3D श्रेणी की बात करता, 3D की तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3D में 3D होता है और आगे कौन खाली पड़ा रहता है, 4p भी क्या पड़ा रहता है खाली, एक तो 4s होता है 3D के बाद, और कौन होता है 4p भी क्या खाली पड़ा रहता है। इसमें तो 3D में और 4s में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने की वजह से मुझे पता है कि लिगेंड वो स्पीसीज होती है जिसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव है या क्या है, उसके पास कुल मिलाकर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके खाली कक्षकों में क्या कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देता है, दान, और कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उपसेचन का बंध बना देता है। ये भी एक रीजन है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक होने की वजह से ये क्या करते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के उपसेचन यौगिकों का निर्माण हो जाता है वेकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध होने की वजह से। तीसरा हम लोग अगर रीजन बताते, ठीक है, आप लैंग्वेज अपने मन से भी रख सकते हैं, सारा चीज कॉन्सेप्ट की है, समझने की है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या मतलब है, मुझे पता है कि Mn+2 भी बनाता है, Mn+4 भी बनाता है, Mn+7 भी बनाता है। आयरन होता है, उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी थी और क्या थी, +3 भी थी। इसका मतलब इनमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होने की वजह से, जैसे मैंने कंपाउंड बनाया था K4FeCN6, अगर आप इसमें मैं भी आगे सिखाऊंगा ऑक्सीकरण निकालेंगे आयरन पे तो वो आएगा +2, इस पे निकालेंगे K3FeCN6 में तो ये आएगा +3 आएगा। इसका मतलब ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संकुल यौगिकों का क्या कर सकते हैं, निर्माण। अगर ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग कर सकते हैं तो समन्वय संख्या भी क्या हो सकती है, अलग अलग। समन्वय संख्या का मतलब होता है, उपसेचन संख्या का मतलब होता है कि केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो जब अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था शो कर सकते हैं तो अलग अलग संख्या में क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, संकुल यौगिक बना सकते हैं। तो संकुल यौगिकों की मात्रा कैसी हो सकती है, इनमें बनाने की ज्यादा हो सकती है। पहला रीजन क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इनमें एक तो क्या है, उच्च आवेश घनत्व है, इसमें धनात्मक आवेश अधिक होता है, इसलिए लिगेंड इनकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ज्यादा आकर्षित होते हैं तो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, ज्यादा। सेकंड रीजन क्या लगेंगे, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने की वजह से लिगेंड आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों का इनके खाली कक्षकों में क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं, जिससे उपसेचन बंध बन जाता है और अलग अलग विभिन्न प्रकार के संकरण उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा। क्योंकि लिगेंड को क्या चाहिए, खाली कक्षक चाहिए, उसके पास तो खुद बहुत ज्यादा पैसा है, उसको किसी न किसी को देना है, देगा वो उसी को, इसके लिए खाली है। और डी ब्लॉक 3D श्रेणी के तत्वों में क्या है, डी वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जैसे +7 है तो Mn+d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, या क्रोमियम +6 है तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आसानी के साथ दे देगा, लेकिन दे देगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल क्या करता है, धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। 3D श्रेणी की बात करें तो 3D श्रेणी की धातु संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं। तीसरा रीजन इनमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जो ये +2 भी बनाते हैं, +4 भी बनाते हैं, +7 आप मेन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आयरन +2 में भी और +3 में, दोनों में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ऑक्सीजन अवस्था अलग अलग होने की वजह से अलग अलग समन्वय संख्या में या कोऑर्डिनेशन नंबर में ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, 4 में भी बना सकते हैं, 6 में भी बना सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के 3 कारण हम लोग बता चुके हैं। आप चाहे तो इसको लिख लें समझने के हिसाब से, और अपने हिसाब से आपको लैंग्वेज लिखनी है, सारा कैसे समझने का है, ठीक है। इसको मिटा दूं, फिर मैं आप लिखो, इसको मिटा देता हूँ। अगला देख, अगला गुण क्या है, अगला इनका जो गुण है वो है रंग गुण। रंग गुण मतलब कलर्ड प्रॉपर्टी।
कलर्ड प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मतलब क्या है, किसी में रंग गुण क्या है। हम जब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमको सारी चीजें दिख रही हैं, लाइट दिख रही है व्हाइट कलर की, मेरी ये टी शर्ट दिख रही है, ये ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज किस क्षेत्र में दिखती है, दृश्य क्षेत्र में। आप लोगों ने 11th-12th में भी फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि कोई चीज विजिबल रीजन में दिखती है, दृश्य क्षेत्र में जब उसका प्रकाश आता है तो वो चीज हमको क्या होती है, शो होती है। तो देखो जब उपसैस, आप कैसे लिखेंगे इसमें रंग गुणों में कि जब उपसैसों यौगिकों को दृश्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अलग अलग कलर के क्या करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। यूवी विजिबल क्षेत्र हम उसको बोलेंगे। सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, IR क्या है, उसमें हम बात करेंगे कि जब किसी उपसैसन यौगिकों को परावैगनी और दृश्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वो इस विशेष प्रकार के प्रकाश को उससे क्या करता है, अवशोषित करता है वो उपसैसन यौगिक, और उसका पूरक रंग, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको क्या होता है, दिखाई देता है। ये क्या है, पूरक रंग क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब किसी उपसंयोजक यौगिक को यूवी विजिबल क्षेत्र में, परावैगनी दृश्य क्षेत्र में, कोई भी चीज तभी दिखती है जब वो किस रीजन में आती है, दृश्य क्षेत्र में आती है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र में सारी चीज क्या है, विजिबल है। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर आपने उसका वो भी पढ़ा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जब तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है तो वो दृश्य क्षेत्र कहलाता है। हम लोग ऑर्गेनिक में और अच्छे से बात करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जूनियर फर्स्ट जो ऑर्गेनिक की है हमारी सेकंड ईयर में, उसमें अच्छे से बात करेंगे। जब किसी उपसंयोजक यौगिकों को यूवी एंड विजिबल परावैगनी और दृश्य क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां से वो एक विशेष प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसका एक हमको पूरक रंग हमको क्या होता है, प्रतीत होता है, जिसको वो अवशोषित करता है उसका पूरक रंग। पूरक रंग की बात करूं तो मुझे पता है कि ये रंग होते हैं विबग्योर, वायलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या, रेड। वॉयलेट और इंडिगो का एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है येलो, ब्लू का होता है ऑरेंज और ग्रीन का क्या होता है, रेड। यही क्या कहलाते हैं, पूरक रंग। आपको कोई पूछ नहीं रहा है ऐसे, आपको तो ये पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रंग गुणों की व्याख्या कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, और हम अच्छे से बात कर रहे हैं अभी, कि जब उपसंयोजक यौगिकों को किस में रखा जाता है, यूवी विजिबल क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां से वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और उसका यूवी विजिबल क्षेत्र से, और उसका पूरक रंग हमको क्या होता है, दिखाई देता है। उपसंयोजक यौगिकों से मतलब है जो डी ब्लॉक के तत्व जो उपसंयोजक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। डी में भी 3D श्रेणी की उनकी, उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो उनके उपसंयोजक यौगिकों की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, रंग गुण शो करते हैं। इसके दो रीजन हो सकते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वॉयलेट इंडिगो का तो होता है येलो, ब्लू का होता है ऑरेंज और ग्रीन का क्या होता है, रेड होता है। रंग गुण शो करने के दो कारण हैं, आप ऐसे लिखेंगे, एक तो है डीडी संक्रमण, एक तो क्या है डीडी संक्रमण, और सेकंड रीजन है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, ये क्या है और ये क्या है। रंग गुणों को प्रदर्शित करने की दो चीज जिम्मेदार हैं, एक तो डीडी संक्रमण और एक क्या, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। पहले हम बात करते हैं डीडी संक्रमण की। डीडी संक्रमण, नाम से पता चल रहा है डीडी ट्रांजिशन। ये क्या है, देखो जब उपसंयोजक यौगिक बनते हैं तो मेटल की ओर कौन आकर्षित होते हैं, लिगेंड। कौन आकर्षित होते हैं, लिगेंड। लिगेंड मेटल की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। अभी किसी ना किसी अक्ष से आकर्षित होंगे, या तो अक्षों से होंगे या अक्षों के बीच से होंगे, कहीं ना कहीं से क्या होंगे, मेटल की ओर या धातु की ओर, धातु आयन की ओर या 3D श्रेणी के धातु आयन की ओर क्या होंगे, क्योंकि हम 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, की ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो जो मेटल के जो डी कक्षक होते हैं, कितने होते हैं डी कक्षक मेटल के, 2 3 4। थोड़ा म्यूजिक सिस्टम भी चलता रहता है यहाँ पे बाहर ठीक है, उदास ना हो, थोड़ा एंजॉयमेंट यहाँ चलता रहता है। ऐसे ये असामाजिक तत्व टाइप की कुछ चीजें हैं जो कभी भी चलती रहती हैं, समय समय पे तो अच्छी भी लगती हैं। मेटल के डी कक्षक मुझे पता है डी कितने कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वैसे तो संभ्रंश होते हैं मेटल के। जब कोई मेटल है धातु, संभ्रंश का मतलब जिन डी कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है उनको संभ्रंश या डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जब केंद्रीय धातु आयन या मेटल या धातु आयन या 3D श्रेणी के धातु आयन की ओर कोई लिगेंड आकर्षित होते हैं
तभी उपसैशन यौगिक बनेगा, क्योंकि उन्हीं के रंग गुणों की बात करेंगे। 3D श्रेणी के तत्व जो उपसैशन यौगिक बना रहे हैं उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आकर्षित होते हैं तो जो ये मेटल के जो धातु के जो ये डी कक्षक हैं ये क्या अपनी समरसता को खत्म कर देते हैं। कुल मिलाकर इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या नहीं रहती, समान नहीं रहती, और ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं किसी अष्टफलकीय संकुल की बात करता, एग्जाम्पल के रूप में लूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है Ml6। 6 का मतलब कितनी समन्वय संख्या है, 6, क्योंकि जब 6 होगी तभी कौन सा संकरण होगा, sp3d2 या d2sp3। और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि sp3d2 या d2sp3 संकरण की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की कॉपी उठा के देखेंगे तो आप लोग पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जब समन्वय संख्या 6 होती है, इसका मतलब मेटल जब 6 बॉन्ड बना रखता है लिगेंड के साथ, तो वहां पर कौन सा संकरण होता है, sp3d2 या d2sp3, और ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय संकुल में हम dd संक्रमण को समझेंगे। देखो, अगर मैं अष्टफल की ज्यामिति की बात करूं, मैं पूरा ही बता देता हूं, मैं आगे और बताऊंगा कोऑर्डिनेशन में। यहाँ मेटल ये दिस यहाँ लेगेंड, यहाँ लेगेंड, यहाँ लेगेंड, यहाँ लेगेंड, यहाँ और यहाँ, ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कहलाती है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो dxy, dyz, dxz। एक होते हैं dx² to y² और dz²। दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों में जब लिगेंड धातु आयन की ओर आकर्षित होता है, 1 2 3 4, लिगेंड जब धातु आयन की ओर आकर्षित होता है तो ये डी जो ऑर्बिटल हैं ये क्या समान ऊर्जा के नहीं रहते, और समान ऊर्जा के नहीं रहते तो ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दो भागों में अष्टफलकीय संकुलों में जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो तो कहलाते हैं Eg, और जिनकी ऊर्जा कम होती है वो कहलाते हैं T2G, ठीक है। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट, जहां कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 है, dyz और dxz। ये कौन से हैं, dx² to y² और dz²। हम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बात करेंगे कि ये Eg वाले ऊपर क्यों गए, T2G वाले नीचे क्यों रहे, क्योंकि मुझे पता है। मैं और थोड़ा सेंड दे देता हूं। यहाँ पे क्या है कि जो Eg कक्षक होते हैं उनकी पालियां तो अक्षों पे बनती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ dx² to y² पे, तो इसकी ऐसे बनती है, और dz² आप फर्स्ट ईयर की कॉपी उठा कर देखेंगे तो आपको दिखेगा dz² कैसे बनती है, जबकि dxy, dyz, dxz की अक्षों की कहाँ बनती है, बीच में बनती है। और जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु आयन की ओर अक्ष से किसी ना किसी प्रॉपर अक्ष से ही आकर्षित होते हैं, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो मुझे एक बात बताओ कि अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड कहां से आ रहे हैं, अक्षों से, और किन कक्षकों की पालियां अक्षों पे बनती हैं, Eg की या T2G की, Eg की, dx² to y² या dz²। तो मुझे बता दो आने वाला लिगेंड किन कक्षकों की पालियों पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएगा, Eg पे या T2G पे, Eg पे, क्योंकि Eg वाले अक्षों की पालियां भी कहां हैं, अक्षों पे ही हैं, और लिगेंड भी अष्टफलकीय संकुलों में प्रॉपर एक्सिस से आते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में या तो x से या y से या कहां से, z से, किसी ना किसी एक्सिस से ही आते हैं कि नहीं आते, एक्सिस से ही आते हैं। तो मुझे पता है कि Eg कक्षकों की पालियां क्या बन रही हैं, अक्षों पे बन रही हैं, तो ज्यादा प्रतिकर्षण वो लिगेंड कहां लगाएंगे, Eg कक्षकों की पालियों पे, पाली होंगी लोब्स जिनको हम बोलते हैं कि ये जैसे dx² to y² dz², तो कक्षकों का मतलब उनकी पालियां ही होती हैं, तो कहां ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएंगे, वो Eg कक्षकों पे। और मुझे पता है कि जहां प्रतिकर्षण लगता है वहां ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आकर्षण लगता है तो ऊर्जा रिलीज हो जाती है, तो ऊर्जा कम, और जहां प्रतिकर्षण लगता है वहां ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, और ऊर्जा बढ़ गई तो Eg कक्षक कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जबकि T2G कक्षकों की पालियां, T2G का मतलब ट्रिपली डिजनरेट होते हैं, जिनकी संख्या 3 है, जो समान ऊर्जा के dxy, dyz, dxz, ठीक है। इनकी पालियां अक्षों के कहां बनती हैं, बीच में, dxy के बीच में, yz या xz के बीच में। और अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड कहां से आ रहे हैं, प्रॉपर अक्ष से, या तो x से या y से या आपकी तरफ से, जैसे ये z एक्सिस होती है, इसलिए होता है x, y और z, तो अक्षों से आ रहे हैं। और T2G कक्षकों की पालियां कहां बन रही हैं, अक्षों के बीच में, तो उन पर उतना प्रतिकर्षण नहीं लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी Eg की तुलना में, इसलिए T2G को कहां बनाते हैं, नीचे, और उसको अगर चतुष्फलकीय संकुलों की बात करते हो तो ये उल्टा होता, T2G ऊपर बनता और Eg कहां बनता, नीचे। हम आगे कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां लिगेंड अक्षों के बीच से आते हैं, ठीक है। और बीच में किसकी पालियां बनती हैं, T2G की, तो T2G वालों को ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है तो उनकी ऊर्जा बढ़ती है, तो ये कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। वो हमको बात नहीं करनी, मेरी जो मेन बात है वो सुनो। देखो डी कक्षकों में क्या, अब डी संक्रमण क्या है, जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता कोई, यहां पर
अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ किस क्षेत्र से, यूवी एंड विजिबल क्षेत्र से, परावैगनी और दृश्य, परावैगनी और दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में क्या करता है, संक्रमण करता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी संक्रमण, उसको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। डी संक्रमण क्या है कि जब अष्टफल के संकुलों में लिगैंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो डी कक्षकों का समरसता क्या हो जाती है, खत्म, मतलब वो समान ऊर्जा के नहीं रहते, दो भागों में टूट जाते हैं, एक तो T2G में और एक EG में। इसका एग्जांपल ले रहे हैं अष्टफल के संकुल का, तो इसी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, ये भी बोल सकता हूँ, या T2G से EG में जाने के लिए इसको एनर्जी तो चाहिए, किसी चीज को नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी है वो कहां से अवशोषित करता है, यूवी एंड विजिबल क्षेत्र की जब विकिरण एक्स में डाली जाती है तो उससे ऊर्जा का अवशोषण करके कहां जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, ये उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा, वापस आएगा तो, क्योंकि वापस आएगा तो रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, अब वापस आएगा। और जब उस ऊर्जा को जो एनर्जी रिलीज करता है उसको जब फोटोग्राफ एक प्लेट पे डाल के देखते हैं तो वहां पर हमको क्या प्राप्त होते हैं, लाइंस प्राप्त होती हैं, हमको रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब वो रंग कौन सा होगा, अगर इसने जिस प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित किया है उसका पूरक रंग, पूरक रंग मैंने आप लोगों को बता दिया। आपसे कोई नहीं पूछ रहा पूरक रंग कौन सा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। हम लोग क्या बोलेंगे कि डी संक्रमण क्या है, कि हमको पता है कि डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं केंद्रीय धातु आयन या 3D श्रेणी के तत्वों में, लेकिन जब संकुल यौगिक बनते हैं तो लिगेंड आकर्षित होते हैं, जिससे डी कक्षकों की समरसता क्या होती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात वो समान ऊर्जा के नहीं रहते, वो दो भागों में टूट जाते हैं। वो डिपेंड करता है संकुल की ज्यामिति। जैसे हम अष्टफल के संकुल का एग्जाम्पल लें तो ये दो भागों में टूट जाएंगे, EG और T2G में। T2G की ऊर्जा तो कम रह जाती है और EG की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि अष्टफल के संकुलों में लिगेंड कहां से आकर्षित हो रहे हैं, अक्षों से, या तो X से या Y से या Z से। अष्टफल की ऐसी स्ट्रक्चर होती कि नहीं होती, 4 बॉन्ड तो ऐसे 1 2 3 और 4, जैसे आप जिस टेबल पे आप कॉलेज में बैठ के पढ़ते हैं वो 4, और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, तो ये और एक फलक यूं और एक फलक यूं, तो ये अष्टफल की होती है 6 बॉन्ड। ऐसे कोऑर्डिनेशन और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो आकर्षित होते हैं EG वाले कहां से, अक्षों से, और EG कक्षकों की पालियां भी कहां बनती हैं, dx² y² dz² की, इनको EG बोलते हैं। अक्षों पे बनती कि नहीं बनती, और अक्षों पे बनेगी तो लिगेंड पे प्रतिकर्षण कैसा लगाएंगे, ज्यादा, और जब प्रतिकर्षण लगता है ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डी कक्षक दो भागों में टूट जाते हैं। अष्टफल के संकुल की बात करते हैं, एक EG और एक T2G। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण कहां से करता है, यूवी विजिबल क्षेत्र से। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। उस एनर्जी, रिलीज एनर्जी को जब फोटोग्राफ एक प्लेट पर डाल के देखा जाता है तो उसका मुझे पूरक रंग क्या होता है, प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है, डी संक्रमण। इसी को हम क्या कहते हैं, रंग गुण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं और मैं नोट्स में आपको अच्छे से लैंग्वेज लिख के दे दूंगा, आप लैंग्वेज खुद बनाए तो ज्यादा बेहतर। डी संक्रमण का ये केस है। अब एक बात आई कि ऐसे भी कोई कॉम्प्लेक्स है जिनमें यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो रंग गुण शो करते हैं। चलो इनमें तो डी संक्रमण हो गया कि डी। अब डी संक्रमण क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डी से ही कहाँ जा रहा है, डी में, चाहे तो वो EG हो चाहे वो T2G हो, है तो वो कौन सा ऑर्बिटल, ये भी डी है और ये भी क्या है, डी है तो डी, तो इसीलिए इसको क्या बोला, डी संक्रमण। लेकिन अब डी संक्रमण तो वहां होगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा योग में, जहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां डी संक्रमण कैसे होगा, फिर भी वो रंग गुण शो करते हैं। जैसे KMnO4 होती है लाल दवा, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आयोग में तो उनमें भी रंग गुण आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी संक्रमण होगा नहीं, और डी संक्रमण होगा नहीं, आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं या पोज करके लिख सकते हैं, डी संक्रमण होगा नहीं फिर भी उनमें रंग गुण पाए जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, देख, उसका रीजन है फिर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। सेकंड बार जो हमने रंग गुणों का सेकंड रीजन बताया था, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसका मैं आपको एक रीजन और बताऊंगा, आप उसको पचा लेना बस, है ना, क्योंकि बहुत अंदर की चीजें, पढ़ तो कोई भी सकता है, पढ़ा भी कोई सकता है, लेकिन सिखाना मुश्किल है और सीखना मुश्किल है। सेकंड जो रीजन है, पहला तो डी संक्रमण था, सेकंड आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ये किन में डायलेट होगा, जिनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो रंग गुण दर्शा रहे हैं, तो उसका मतलब उसमें कोई ना कोई परिघटना हुई, उसको क्या नाम दिया गया, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, KMnO4 बड़ा मोस्ट एग्जाम्पल है, इसको लाल दवा बोलते हैं, ठीक है, थोड़े से पिंक कलर की होती है, इसमें लाल दवा तो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ Mn पर कितना ऑक्सीकरण अंक आता है, +7। कैसे आता, K पर चार्ज होता है +1, मैं कोऑर्डिनेशन मोड से कहूँ प्लस,
जिस पे निकालना होता है उसको x मानो प्लस, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, तो उसको -2 से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, x बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा 4 दूनी 8, तो प्लस के 8, एक उधर जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, उसको मैं कोऑर्डिनेशन में और अच्छे से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, +7 आ गया। +7 का मतलब क्या है, Mn परमाणु क्रमांक 25 होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन क्या 18 क्या 3d 5 और 4s2। अब KMnO4 में Mn पर कितना ऑक्सीकरण है +7, तो आर्गन +7 का मतलब 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3d के भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या हो गया 3d 0 और 4s 0। फिर भी KMnO4 क्या करता है, रंग गुण शो कर सकता है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई और कारण है, DD संक्रमण तो हो नहीं सकता, क्योंकि DD संक्रमण का केस तो वहीं लगेगा जहां D कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या D कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या हो प्रेजेंट हो। जब इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो वहां DD संक्रमण का केस तो नहीं लगेगा। इसका मतलब कोई ना कोई और रीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिख के दिखा दिया कि KMnO4 लाल दवा इसको बोलते हैं, पिंक कलर की होती है, थोड़ी सी पिंक गुलाबी से कलर की होती है, पानी को शुद्ध करने के लिए इसको डाला जाता है। देख आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है, अगर मैं यहाँ Mn की बात करूं तो Mn पर ऑक्सीकरण कैसा है, बहुत ज्यादा, इसका मतलब धनात्मक आवेश कैसा है, उस पर बहुत ज्यादा है कि नहीं है, या ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड 4 है, क्योंकि KMnO4 किस रूप में होता है K+ और MnO4 क्या माइनस के रूप में होता है, K+ और MnO4 माइनस। अब Mn पर ऑक्सीकरण कैसा है, बहुत ज्यादा, कितना है +7 है कि नहीं है, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन बहुत सा 4 ऑक्सीजन मेरे पास, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ऑक्साइड माइनस नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, फायांस का नियम, वैसे ही बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में रखो। फायांस से कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड पूर्णतः नहीं होता, उसमें सहसंयोजक बंध के लक्षण होते हैं। और मैं एक चीज बताऊं आप लोगों के लिए, जो सहसंयोजक गुण होते हैं, समानुपाती रंग गुण, कुल मिलाकर जिनमें सहसंयोजक गुण ज्यादा आएंगे उनमें रंग गुण कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। वैसे ही बताऊंगा आपको सिखाने के लिए। मेन चीज क्या है, देखो Mn पर +7 चार्ज है और ऑक्साइड है 3-4, मेरे पास 4 है, उन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, और Mn पर कैसा है +7, मतलब बहुत ज्यादा धनात्मक आवेश घनत्व तो क्या है बहुत ज्यादा। ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, बहुत ज्यादा अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर आकर्षित करेगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी उत्सर्जित। और जब उस रिलीज एनर्जी को फोटोग्राफिक प्लेट पे डालकर देखा जाता है तो कुछ स्पेक्ट्रा होता है, लाइंस के रूप में, कुछ डार्क लाइनों के रूप में कुछ चीज प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रा। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में और बात करेंगे। ठीक है, ये मुझे क्या प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अर्थात स्पेक्ट्रा का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, रंग गुण होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। नाम से पता चल रहा है कि आवेश, इसने आवेश को क्या किया, आकर्षित, तो आवेश के स्थानांतरण की वजह से स्पेक्ट्रा का प्राप्त होना, स्पेक्ट्रा का मतलब एक्चुअल में किसी का क्या है, रंग गुणों की व्याख्या, रंग गुण प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ये परिघटना वहां होती है जहां केंद्रीय धातु आयन के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी वो रंग गुण दर्शाता है। इसका जिम्मेदार कौन है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश के स्थानांतरण की वजह से स्पेक्ट्रा मतलब एक्चुअल में क्या है, रंग गुण प्राप्त होना, क्या कहलाता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आप इसका KMnO4 का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको एक रीजन बताता हूं इसका रंग गुणों का, कि रंग गुण क्यों आ जाते हैं KMnO4 में या किसी में भी जिनमें यहाँ धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा होता है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है अयुग्मित। एक रीजन और बताता हूँ, इसको मिटाऊं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखो कितना बढ़िया रीजन बताता हूं मैं आपको, ठीक है, फायंस के नियम से। सहसंयोजक गुण समानुपाती रंग गुण, अरे देखो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, वो रंग गुण होते हैं। जैसे NaCl होता है, आयनिक कंपाउंड, कोई कलर होता है क्या NaCl का, कोई कलर नहीं होता, वैसे ही होता है सफेद फक्का सा। लेकिन जैसे सहसंयोजक जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या रंग गुण कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। सहसंयोजक गुण बढ़ने पर रंग गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखो अब इनमें क्यों हुआ KMnO4 में रंग गुण का प्रवृत्ति, इसीलिए हुआ कि जैसे मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता, तो आयनिक बॉन्ड जैसे मैं NaCl, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बस थोड़ा सा सिखा रहा हूं मैं, सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। Na और Cl क्या, नेगेटिव। इसका आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो एक ही परमाणु पर रहता है। हमने क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि धनायन से या धातु आयन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, ऋणायन पर या कहां पर, अधातु पे। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व सारा का सारा कहां रहता है,
एक ऋणायन पे ही रहता है, धनायन पर कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नहीं रहता। जबकि हम सहसंयोजक बंध की बात करें ए और बी, मुझे पता है कि जो सहसंयोजक बंध है वो इलेक्ट्रॉन के कहाँ बनता है, साझे से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, बीच में। जबकि यहाँ कहाँ रहता है, आयनिक बंध में ऋणायन पे रहता है कि नहीं रहता इलेक्ट्रॉन घनत्व, ऋणायन के पास रहता है। अब मुझे पता है कि KMnO4 में ऋणायन का मतलब यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, अगर मैं KMnO कंपेयर करूं, और धनायन का मतलब यहाँ पर कौन है, Mn। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ठीक है, NaCl तो मैंने वैसे ही लिया था। Mn पर कैसा चार्ज है, +7। ये क्या करेगा, अब मुझे पता है कि आयनिक, ये मुझे पता है कि Mn धातु और ऑक्सीजन अधातु है, तो ये आयनिक बंध होगा, लेकिन इसमें सहसंयोजक गुण बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फायन से कहता है कि कोई भी आयनिक बंध पूर्णतः आयनिक नहीं होता, उसमें सहसंयोजक बंध के लक्षण होते हैं। पहले मुझे पता हो सहसंयोजक बंध क्या है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। जबकि आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ रहता है, ऋणायन पे, ठीक है, क्योंकि धनायन से इलेक्ट्रॉन निकल के धातु आयन से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, अधातु पे, तो ऋणायन पे रहता है। अब जब Mn पर +7 ऑक्सीजन अंक था तो बहुत ज्यादा था, तो ये ऋणायन का है, ऑक्सीजन के ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहां लाने का प्रयास कर रहा है, ये दोनों परमाणुओं के बीच में, अगर Mn और ऑक्सीजन की बात करें, और अगर दोनों में बीच में लाने का प्रयास कर रहा है, तो आयनिक बंध में कैसे गुण लाने का प्रयास कर रहा है, सहसंयोजक गुण। क्योंकि मुझे पता है कि ये आयनिक था MnO4, Mn और ऑक्सीजन, ये धातु धातु, तो ये आयनिक बंध होगा, धातु धातु के बीच में आयनिक बंध बनता है। लेकिन जब Mn पर धातु आयन पर धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऋणायन को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है, और आकर्षित कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहां ला रहा है, दोनों परमाणुओं के बीच में। और किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है। और अगर सहसंयोजक बंध के गुण बढ़ेंगे तो रंग गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। इसीलिए KMnO4 में एक्चुअल में एक रीजन क्या है, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं, इसलिए रंग गुण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश स्थानांतरण क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा इसको हम बोलते हैं। कि जब आवेश के स्थानांतरण की वजह से किसी कंपाउंड में रंग गुण आ जाना, बजाय उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना उसमें DD संक्रमण हो रहा, वही क्या कहलाता है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आप KMnO4 का एग्जाम्पल लेके इसको बता सकते हैं, ठीक है। एक मैंने छोटा सा रीजन अलग से और सिखाने की वजह से कि जो एक्चुअल में जो MnO4 माइनस में जो Mn और ऑक्सीजन जो बंद होता है ना, ये वाला, जैसे KMnO4 में कैसे बनाएंगे अपन, MnO4 माइनस होता है, K प्लस इसी के साथ जोड़ा होता है। KMnO4 की स्ट्रक्चर ये होती है। आपसे पूछे कि इन बंधों में कैसे गुण ज्यादा है, इनकी नेचर क्या है, तो इन बंधों की नेचर पता है क्या है, सहसंयोजक ही है। RPSC के हिसाब से, नेट गेट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लेवल हो जाएगा, वहां पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि MnO4 माइनस में जो Mn ऑक्सीजन बंद है उसमें कैसे गुण ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कैसा बंद है ये, तो हम बोलेंगे आयनिक है साहब। Mn तो धातु और ऑक्सीजन अधातु, आयनिक था, लेकिन धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा, वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कैसा हो गया, ज्यादा। फायंस के नियम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कहां ले आया, Mn बीच में ले आया, तो आयनिक बंध में कैसे गुण ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, सहसंयोजक गुण आयनिक बंध में। इसीलिए MnO4 में जो Mn ऑक्सीजन बंद होता है उसकी नेचर कैसी होती है, सहसंयोजक। अगर मैं बात करता MnO की, तो MnO में Mn पर कितना चार्ज है, +2 और ऑक्सीजन होता है -2, तो Mn इसका धनात्मक आवेश कैसा कम है ना Mn +7 की तुलना में, और ऑक्सीजन तो यहां जो बंद होगा उसमें कैसे गुण ही ज्यादा होंगे, आयनिक गुण क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि धनात्मक आवेश नहीं, क्योंकि धनात्मक आवेश बढ़ने पर आयनिक बंध में कैसे गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं, सहसंयोजक। क्योंकि धनात्मक आवेश बढ़ने पर वो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को अपनी ओर क्या करता है, ज्यादा आकर्षित। तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कहां से होता है, दोनों के बीच में। और किस बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के बीच में रहता है, सहसंयोजक बंध में। और सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं तो रंग गुण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक रीजन है। आवेश स्थान स्पेक्ट्रा क्या है आप लोग समझ पाए, DD संक्रमण क्या है, आई होप आप समझ पाए। आपने अगर एक बार समझ नहीं आया तो लेक्चर को वापस देखें। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिखाना है, कोई पढ़ाना नहीं है। आप BSc रटपट के खुद भी पास हो जाते हैं, लेकिन नहीं, चीजों को सीखिए कि यहाँ कैसे है। अब आपसे कोई पूछे MnO में Mn और O बंध का नेचर क्या है, MnO4 माइनस में Mn और O बंध का नेचर क्या है और क्यों, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ और कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा हक है, आप इसको नहीं छीन सकते, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। कुछ और जो प्रॉपर्टी है 3D संक्रमण श्रेणी की, उसको अगले लेक्चर शायद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट, उस पर उसके बाद हम अगली यूनिट की बात करेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लेक्चर को बार बार अल्ट पल्ट दल्ट करके देखते रहिए। थैंक्स और धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।